गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मध्यकालीन भारत की हमारी इस खास सीरीज में। बिना किसी प्रकार की देरी किए सीधे मुद्दे की बात करें तो दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, उनके तमाम शासकों और उनके प्रशासनिक कार्यों और उनकी विजयों के बारे में जानने से पहले थोड़े बैकग्राउंड में चले तो हम देखते हैं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत और उसके आसपास के बड़े भूभाग पर पुष्यभूति साम्राज्य का शासन हुआ करता था और तकरीबन 41 वर्षों तक राजा हर्षवर्धन ने एक बेहतरीन तरीके से शासन व्यवस्था संभाली। इनके बाद में चालुक्य राजवंश, मेवाड़ राजवंश, पाल साम्राज्य, चौहान राजवंश के कई राजाओं ने राज किया। पर एक बात नोट करने वाली है कि 6वीं शताब्दी के बाद में कोई ऐसा राजवंश अस्तित्व में नहीं आ पाया जिसने एक लंबे समय के लिए भारत की राजनीतिक स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाया। दूसरी ओर दोस्तों, बात करें दिल्ली सल्तनत की तो तकरीबन 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के शुरुआती फेज तक लगातार गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, परंतु इनमें भी कोई ऐसा राजवंश अस्तित्व में नहीं आ पाया जो लंबे समय के लिए भारत में टिक पाई। अब हमारे आज के टॉपिक की बात करें तो दोस्तों, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो आने वाले लंबे समय के लिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब बाबर और इब्राहिम लोदी यानी दोस्तों इन दो किरदारों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1451 ईस्वी में जैसे ही बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक को हराया तो भारत में लोदी वंश की स्थापना हो गई। इनके बाद में पूरी शासन व्यवस्था सिकंदर लोदी के हाथों से होती हुई इब्राहिम लोदी के हाथों में आई और कई इतिहासकारों का कहना है कि इब्राहिम लोदी एक अयोग्य और एक निर्बल शासक था। सामंतों और अमीरों के साथ इसकी कभी नहीं उभर पाई। और दूसरी ओर दोस्तों बात करें तो इसी समय पंजाब के सूबेदार यानी दौलत खान लोदी भी एक स्वतंत्र शासक की भांति बर्ताव कर रहे थे। भारत में इसके अलावा पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, सिंध और कश्मीर की शासन व्यवस्था पर दिल्ली सल्तनत का कोई खासा नियंत्रण नहीं था। मोटे तौर पर कहें तो इसी समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, स्पेशली उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से अनियंत्रण था। पूरी स्थिति डामाडोल हो चुकी थी जो किसी भी बाहरी आक्रांता को भारत में, उत्तरी भारत में विशेषकर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती थी और वास्तव में दोस्तों वैसा ही हुआ। दोस्तों एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, यानी समृद्धि और कमजोरी कभी एक साथ लंबे समय के लिए नहीं टिक पाती। अगर हम इसी कड़ी में बाबर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के कारणों की बात करें तो दोस्तों एक कारण तो पहला यही है कि बाबर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि दोस्तों बाबर ने अपने बचपन में ही अपने परिवार के कई लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों के युद्धों और उनकी लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रखी थी। उसके मन में बचपन के दिनों में ही एक बड़े भूभाग पर अधिकार जमाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। दूसरी ओर उसी समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें अस्थिरता पैदा हो चुकी थी। लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, वो एक कमजोर और निर्बल शासक थे। उनकी सत्ता के प्रमुख केंद्र आगरा और दिल्ली थे, परंतु समस्त बाकी भारत पर उनका कोई खासा नियंत्रण नहीं बच पाया था। उसी समय मेवाड़ के वीर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शक्ति प्रबल सीमा पर थी। और दक्षिण भारत की बात करें तो राजा कृष्णदेव राय के शासन में विजयनगर भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी इब्राहिम लोदी नाममात्र का शासक बचा था। एक और बात नोट करने वाली दोस्तों ये है कि उसी समय पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा यानी कि आलम खान लोदी भी ये चाहते थे कि कैसे न कैसे इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाए। एक और कारण दोस्तों ये था कि जो भारत की धन संपदा थी, हम सभी जानते हैं कि भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के पास इतना ज्यादा धन संपदा, सोने, हीरे, जवाहरात, मोती थे जो किसी भी बाहरी आक्रांता को भारत पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित कर सकते थे। दोस्तों तीसरा कारण था एक बूढ़ी महिला से प्रेरणा मिलना। कहा जाता है कि 1505 में दिखकाट नामक एक गांव में बाबर को रुकने का अवसर मिला और वहां पर एक बूढ़ी महिला ने बाबर को उनके पूर्वजों की लड़ाइयों के बारे में बताया। उसने बाबर को बताया कि भारत के पास इतनी ज्यादा धन संपदा, हीरे जवाहरात है कि हमने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा। यहाँ पर बाबर के मन में भारत विजय करने की विचार आए। चौथा कारण दोस्तों ये था कि बाबर धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। वह चाहता था कि सेंट्रल एशिया से निकलकर भारत पर शासन किया जाए और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। एक और कारण दोस्तों युद्धों की तकनीक थी। हमने पहले इस बात की चर्चा की थी कि बाबर ने अपने शुरुआती जीवन में कई कबीलाई युद्ध लड़े और कई तकनीकें सीखी।
उनके तोपखाने में मुस्तफ़ा और उस्ताद अली जैसे तोपती भी थे और भारत में इससे पहले तोपखाने का कभी प्रयोग नहीं हुआ था। इसके अलावा एक अमीर व्यक्ति से बाबर को प्रेरणा मिली, यानी कुछ खास कारण थे जिनके चलते बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस खास सीरीज की हमारी ये पहली क्लास थी। आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार से लॉन्ग वीडियो जरूर डाले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।